हेलो एवरीवन, आज डेट है 19 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर की। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज किया गया है और 2021 में इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो आउट ऑफ 116 कंट्रीज में से 101 रैंक इंडिया को दी गई है। इंडिया उन 31 कंट्रीज में नेशन में इंक्लूड है जिनकी हंगर के लेवल पर अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। तो ये मेजर कंसर्न है हमारी कंट्री के लिए। सबसे पहले उन 4 पॉइंट्स को हम देख लेते हैं जिनके बेसिस पर इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। ये 4 पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनको लेकर के एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं, मतलब पॉपुलेशन में जो 5 साल छोटे बच्चे हैं उनमें मोर्टिलिटी रेट कितनी है। ओके। सेकंड, जो पॉपुलेशन है उसमें अंडर नरिशमेंट का शेयर कितना है। इसके अलावा 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनमें वेस्टिंग कितना ज़्यादा पाया जाता है और 5 साल से छोटे बच्चों में स्टैंडिंग कितना ज़्यादा पाया जाता है। वेस्टिंग और स्टैंडिंग ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वेस्टिंग को अगर हम देखें तो वेस्टिंग को आप वेस्ट कमर से याद कर सकते हो। मतलब बच्चे की जो कमर है वो काफ़ी कम है, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग बच्चे का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम पाया जाता है वेस्टिंग में। और स्टैंडिंग में ये होता है कि एज के अकॉर्डिंग बच्चे की जो एज है उसके अकॉर्डिंग बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पा रही है, मतलब लो हाइट है फॉर एज। जिस एज के अकॉर्डिंग हाइट होनी चाहिए थी उतनी हाइट बच्चे में नहीं है। ये दोनों में जो भी डिफरेंस है वो आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर बता रखा है कि इंडिया की जो रैंकिंग है, अगर हम लास्ट 10 ईयर्स का कंपेरिजन करें तो इंडिया की रैंकिंग 2016 के बाद में इंडिया की रैंकिंग रेगुलर डिक्रीज होती जा रही है। लास्ट ईयर में वैसे इंडिया की रैंकिंग 94 थी, लेकिन उन कंट्रीज़ की संख्या जिनमें कंपैरिजन किया गया उनकी संख्या भी, नंबर्स भी काफ़ी कम थी। तो ये जो 101 जो रैंकिंग है वो इंडिया के लिए एक मेजर कंसर्न है। अब हम जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को 2006 में रिलीज़ किया गया था। इसको जो रिलीज़ किया जाता है एक एनुअल रिपोर्ट है और इसको कंसर्न वर्ल्डवाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के थ्रू इसको रिलीज किया जाता है। ओके। सबसे पहले इसका एम ये है कि ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और कंट्री लेवल पर जो भी हंगर का ट्रैक है उसको एक तरीके से ट्रैक किया जाए और उसका मेजरमेंट किया जाए। इसकी जो कैलकुलेशन है वो हमने देख लिया कि 4 पॉइंट्स के आधार पर होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो भी डाटा यूज़ किए जाते हैं वो जो डाटा है उनका कलेक्शन अलग अलग जगह से किया जाता है। जैसे कि अंडर नरिशमेंट जो इसका डाटा है, ये जो फर्स्ट ये यहाँ पर देखिए अंडर नरिशमेंट जो इसका डाटा है इसका कलेक्शन किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से, और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी डाटा है उसका यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन से कलेक्ट किया जाता है। मतलब ये कंपनी जो है यूनाइटेड नेशन या जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो डाटा कलेक्ट करते हैं और उन डाटा का यूज़ करके फिर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। चाइल्ड वेस्टिंग और स्टैंडिंग का जो डाटा है उसको जॉइंटली डाटाबेस क्रिएट किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा और WHO के द्वारा। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, ये सब मिलकर के स्टंटिंग और वेस्टिंग का डाटा क्रिएट करते हैं और उसको फिर यूज़ में लिया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज करने के लिए। तो ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। यहाँ पर कंपैरिजन कर रखा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अभी 5 का जो कुछ डाटा है कुछ स्टेट के आ गए हैं, कुछ अभी क्लियरली डाटा सामने नहीं आ पाए हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन कर रखा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का। यहाँ पर बता रखा है कि बहुत ज़्यादा जो चेंजेस है, मतलब जो कंट्री, जो स्टेट, जो लेवल जो है उनमें पहले जिस तरीके से प्रिवलेंस था, अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो देखो प्रिवलेंस ऑफ वेस्टिंग और यहाँ पर प्रिवलेंस ऑफ स्टैंडिंग। The chart plots the share of children under 5 who were wasted according National Family Health Survey 5 against the change from National Family Health Survey 4 in out
in 10 out of the 18 states. A higher percentage of children were wasted in 2019 compared to 2015-16. Only 6 states performed better on this count. No change was recorded in 2 states. मतलब ज़्यादातर स्टेट ऐसे जिनमें जो वेस्टिंग के जो चांसेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने बेटर परफॉर्मेंस भी किया है और जो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर स्टंटिंग की बात कर रखी है, तो स्टंटिंग में ये सेम इसी तरीके से बता रखा है कि 5 साल से छोटे बच्चे जिनमें स्टंटिंग मेजर एक प्रॉब्लम पाई जाती है। स्टंटिंग मतलब जो एज है उसके अकॉर्डिंग हाइट नहीं बढ़ पा रही है बच्चे की। तो इसमें भी ये बताया गया है कि 18 स्टेट्स में जब किया गया तो उसमें 11 जो स्टेट्स हैं उनमें हायर परसेंटेज देखने को मिला स्टंटिंग को लेकर के। 2015-16 से कंपैरिजन किया गया है। 2015-16 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 आया था और अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डाटा हैं। इनका कंपैरिजन किया गया तो माना गया स्टंटिंग और वेस्टिंग जो है वो इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ द हिंदू के फ्रंट पेज पर फर्स्ट जो आर्टिकल है वो ये दोनों आर्टिकल को हम कंबाइन देखेंगे। ये जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रेजेंट टाइम में जो टेररिस्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर के आर्टिकल है। फर्स्ट आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो टेररिस्ट जो अटैक है उन टेररिस्ट ग्रुप जो हैं उन्होंने नई स्ट्रेटजी एक नई इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि टेरर अटैक करने के लिए वो क्या करते हैं, जो भी हमारी आर्मी पेट्रोलिंग कर रही है उसको ट्रैक करते हैं और फिर उनके ऊपर अटैक किया जाता है। ओके, और एक नया ही ग्रुप वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप देखने को मिला है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें वो ये सारी स्ट्रेटजी ये सारी इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बात बोली है कि जो भी यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में अपना टेररिज्म को इंक्रीज करने के लिए कि यहाँ पर लोगों में भय रहे, फियर रहे, डर रहे, इसको लेकर के जो भी आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लोग यहाँ पर वर्क करने के लिए आए हुए थे उनको लेकर के एक सर्कुलर पास किया गया, सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया गया, स्प्रेड किया गया कि जो भी यहाँ पर नॉन रेजिडेंशियल लोग हैं, नॉन लोकल लेबरर्स जो हैं उनके खिलाफ में वर्क किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको कैप्चर किया जा रहा है और इसी की वजह से बहुत सारे लोग वापस जो हैं अपने विलेजेस की तरफ, अपने स्टेट्स की तरफ वापस रिमूव हो रहे हैं। तो एक नई स्ट्रेटजी देखने को मिल रही है जो टेररिस्ट ग्रुप है। गवर्नमेंट को इसको काउंटर करने की कोशिश करनी चाहिए, जो भी उनकी कोशिश है। इससे क्या होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जब आपने बाइफर्केशन किया तो इसीलिए तो किया गया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो ईजिली सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो पाए। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हमारे इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बने। वैसे पहले भी इंटीग्रल पार्ट था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पहले उसके लिए आर्टिकल 370 अलग से डिक्लेयर किया गया था। कुछ स्पेशल प्रोविजन थे जो जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स को दिए हुए थे, लेकिन अब इजीली सभी एरिया के लिए हमारे इंडिया का जो ऑल एरिया है उसके लिए इजीली अवेलेबल करवाया जाए जम्मू एंड कश्मीर को। तो ये जो नई स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू ये जो टेररिज्म को इंक्रीज करने के स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है, ट्राई किया जा रहा है, उस सब को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से, वैसे देखो जो हमारी आर्मी है वो बहुत ही सेंसिटिव तरीके से वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की, वहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश हमेशा से करती रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर केरला को लेकर के है। देखो बहुत ही हैवी रेन देखने को मिली जिसकी वजह से वहाँ पर लैंडस्लाइड जैसे इशू भी देखने को मिल रहे हैं और हैवी रेन होने की वजह से वहाँ के केरला के जो डैम हैं वो फुलफिल हो गए हैं वाटर की वजह से। अब उस वाटर को रेगुलेट करने के लिए पैनल की बात की जा रही है कि इस वाटर को रेगुलर किस तरीके से रिलीज़ करना है, किस तरीके से उसको रेगुलेट मैनेजमेंट करना है, ताकि इससे जो भी रिवर का आगे वाला जो एरिया है वहाँ पर भी फ्लड क्रिएट ना हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सीबीएसई बोर्ड को लेकर के। लास्ट ईयर हमने देखा कि बहुत सारे स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इन्होंने अपने 10-12th बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल कर दिए थे और इसी को लेकर के सीबीएसई इसका अल्टरनेट लेकर के आया है कि ये 1 टर्म में एग्जाम ना हो के बोर्ड एग्जाम्स 2 टर्म में होंगे और 2 टर्म में मान लो मार्च अप्रैल के टाइम दोबारा से कोरोना की अगर 3rd वेव आ जाती है तो ये जो फर्स्ट टर्म में जो भी एग्जाम हुआ, जो भी इसमें रिजल्ट निकल करके आएगा उसके बेसिस पर रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अभी दिसंबर में फर्स्ट टर्म होंगे 10-12th बोर्ड्स के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर फार्मर्स जो हैं वो रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एक तरीके से जो बहुत सारी जो ट्रेन्स हैं उनको रोक दिया गया है फार्मर्स को कि लखीमपुर में जो भी इंसिडेंट हुआ और जो भी उसमें लोग शामिल थे उनको एक तरीके से अरेस्ट किया जाए और इसी को लेकर के डिमांड की जा रही है फार्मर्स के थ्रू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़
यहाँ पर इंडिया की बॉर्डर है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हम चाइना के साथ में शेयर करते हैं। इस बॉर्डर के ऊपर हमारे जो भी ऑफिसर्स यहाँ पर डिप्लॉय किया जाए, जो भी ऑफिसर्स यहाँ पर काम करें, जिनकी भी यहाँ पर पोस्टिंग हो, उनको, क्योंकि ये जो एरिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो मेजरली तिब्बत के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो तिब्बत की जो भी कल्चर है, जो भी वहाँ की लैंग्वेज है, जो भी वहाँ की हिस्ट्री है, वो हमारे ऑफिसर्स को पता होना चाहिए। इसी को लेकर के तिब्बतोलॉजी, ये जो स्टडी है वो हमारे ऑफिसर्स को करवाया जाएगा, उनकी टीचिंग में इसको शामिल किया जाएगा। और इसमें बोमडिला जो मोनेस्ट्री है उसके लामास को बुलाया गया है, और वो जाकर के अलग अलग बेसेज में जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको स्टडी प्रोवाइड करेंगे, उनको टीच करेंगे, ताकि इजीली हम तिब्बत की जो भी आइडियोलॉजी है उसको समझ पाएँ और हमारे जो बॉर्डर रिलेशन है उसको ईजिली हम मेंटेन कर पाएँ। देखो, ये जो अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, किस तरीके से अपने बॉर्डर को सिक्योर करते हैं। और देखो, जब लैंग्वेज के बेसिस पर या फिर कल्चर के बेसिस पर रिलेशन बनते हैं तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, पेज नंबर 2 पर यहाँ पर जो आर्टिकल है वो दिल्ली को लेकर के है। कल ही हमने देखा कि दोबारा से दिल्ली में जो वहाँ की आबो हवा है, जो वहाँ की एयर है, वो दोबारा से पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज होने का कारण स्टबल बर्निंग। तो वहाँ की दिल्ली जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि देखो भाई, जो अदर स्टेट है उनके ऊपर हम कोई काउंटर नहीं कर सकते, उनको हम बोल सकते हैं कि आप ऑपरेशन कीजिए, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कीजिए। लेकिन पोल्यूशन इश्यू जो है, इसमें बहुत सारी जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इसमें ईजिली अच्छे से वर्क कर सकती है। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से नए इनिशिएटिव वो लेकर के आई है। वो चाहते हैं कि पोल्यूशन लेवल को हम अपने तरीके से कंट्रोल करें। अब अपने तरीके से कंट्रोल करने का मतलब ये हुआ कि जो भी वहाँ पर व्हीकल्स हैं उनके थ्रू कंट्रोल किया जाए। देखो, व्हीकल्स तो हमेशा जितने पहले मौजूद हैं वैसे इतनी ही संख्या में हर टाइम मौजूद रहते हैं। पर ईयर अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ विंटर के टाइम ही वहाँ पर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा इंक्रीज क्यों होता है? 2 कारण हो सकते हैं। दिवाली की वजह से फायर क्रैकर्स, या फिर फेस्टिवल की वजह से फायर क्रैकर्स, और दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है स्टेबल बर्निंग। अब गवर्नमेंट चाहती है कि हम पोल्यूशन को अपनी तरफ से कोशिश करें। वैसे तो कंस्ट्रक्शन साइट को लेकर के भी दिल्ली गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, एक नया कैंपेन कैपिटल में चलाया जा रहा है, ताकि जो व्हीकल्स से जो पोल्यूशन लेवल होता है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, पेज नंबर 7 से ये जो आर्टिकल है वो मुंबई के बारे में है। 1991 से 2018 तक मुंबई को एक कंपैरिजन किया गया है। उसमें माना गया है कि जो सिटी मुंबई है उसमें इस सर्वे में ये बोला गया कि मुंबई ने अपना ओपन लैंड जो है उसका 81% खो दिया है। मींस यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है। इसके अलावा ग्रीन कवर की अगर हम बात करें तो 40% तक मुंबई का ग्रीन कवर भी कम हो गया है। अब इन सब से क्या होगा? इन सब से होगा टेम्परेचर इंक्रीज, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं, एडिटोरियल पेज पर यही तो आर्टिकल आया है फैला। फर्स्ट जो आर्टिकल है वो इसी को लेकर के है कि आने वाले टाइम में हम ये देख रहे हैं कि बहुत ही हैवी मॉनसून हो रहा है, जिसकी वजह से इवन एज द साउथ वेस्ट मॉनसून रिट्रीट अलोंग पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन अक्टूबर, इट इज लिविंग ए ट्रायल ऑफ डिस्ट्रक्शन इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट। मानसून आता हुआ भी और जाता हुआ भी, दोनों ही तरफ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत ही हैवी मानसून, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी डिस्ट्रक्शन बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है। पहले हमने मानसून के टाइम हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर हमने बहुत सारे इंसिडेंट देखे थे, और अब हम हमारे साउथ वाला जो पार्ट है वहाँ पर देख रहे हैं। इस आर्टिकल में लास्ट में यही बोला गया है कि अगर क्लाइमेट चेंज इसी तरीके से होता रहा तो ये जो प्रॉब्लम है, जो हैवी मानसून, हैवी रेन्स, जो भी एक्सट्रीम क्लाइमेट वेदर इवेंट्स हैं, वो इसी तरीके से देखने को मिलते रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर। ये जो आर्टिकल है वो लिव स्टॉक ब्रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए है। इस आर्टिकल में वैसे बहुत सारे डाटा दे रखे हैं, इतने डाटा याद नहीं किए जाते हैं। सिंपल इस बात में ये बात की गई है कि लिव स्टॉक जो ब्रीडिंग है उसको इंडिया में इंक्रीज करने के लिए, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो ये सेक्टर काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन हमारे इंडिया की इकोनॉमी में एक मेजर
इसके एग्रीकल्चर में लिवस्टॉक को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो एक मेजर इम्प्रूवमेंट लेकर के आता है। अब जो भी गैप है, जो भी इसमें प्रॉब्लम है, उन गैप को फुल करने के लिए, जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। 200 मिलियन इंडियन जो है वो इस लिवस्टॉक फार्मिंग में इंक्लूड है। 100 मिलियन फार्मर्स जो हैं वो डेयरी फार्मर्स के रूप में वर्क कर रहे हैं। और इसमें से अगर हम वर्क देखें तो उनका जो एक तरीके से जो सार निकले, मतलब इंक्लूजन इतना है लेकिन जो आउटपुट है वो काफ़ी कम है। गवर्नमेंट इसके लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में उन्होंने स्टार्ट भी किया था ताकि जो कैटल की प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हेंस किया जा सके। इसके अलावा बोवाइन पॉपुलेशन की जो जेनेटिक अपग्रेडेशन है उसके लिए वर्क हो, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे वाइड स्प्रेड इनिशिएटिव स्टार्ट किए, जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सेक्स सॉर्टेज सीमन एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये इनिशिएटिव थे गवर्नमेंट के ताकि जो कैटल की प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हेंस किया जा सके। अब इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन का रिवाइज्ड वर्जन एंड नेशनल लिवस्टॉक मिशन को प्रपोज किया गया है ताकि इस एरिया में कैटल में इम्प्रूवमेंट हो सके और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सके। मतलब जो हमारे बेसिक जो लोग हैं वो इसमें और ज़्यादा फोकस कर सके। ओके, तो इस आर्टिकल में यही बोला गया है, ये जो इनिशिएटिव है इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो इंक्लूजन है, ये डाटा जो है वो आपको याद रख सकते हो कि कितने हमारी जो पॉपुलेशन है उसका इंक्लूजन है लिवस्टॉक फार्मिंग में डेयरी फार्मर्स के रूप में। ओके, और ये गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं कि किस तरीके से इसका अपग्रेडेशन किया जाएगा, वो सब कुछ आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 से, यहाँ पर इंडिया इजराइल रिलेशन को लेकर के है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो वहाँ पर गए हुए हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के डिस्कशन हुआ। इसके अलावा वर्चुअल मीटिंग यूएई और यूएस के साथ में भी हमारे इंडिया की हुई ताकि बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं उनके ऊपर ईजिली डिस्कशन किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ पेज नंबर 10 से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जुडिशरी को एक बात बोली है कि जुडिशरी को एक सुपर लेजिस्लेचर के रूप में वर्क नहीं करना चाहिए। मतलब लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ मेकिंग बॉडी का काम है पार्लियामेंट का, और आपको लॉ मेकिंग बॉडी के रूप में काम नहीं करना है। यूएस के प्रेसिडेंट हुए थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने इसी तरीके का स्टेटमेंट यूज़ किया था जुडिशरी को लेकर के, और उसी जुडिशरी को, ये जो सुपर लेजिस्लेचर है, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया था। और प्रेजेंट टाइम में जो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट है उसको चैलेंज किया गया है और उसी के आधार पर ये बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा। यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया और उसमें उन्होंने बोला, इट वॉज कन्फ्यूज्ड बाई द जुडिशरी थिंक्स दैट द लॉ मेड बाई पार्लियामेंट एंड इम्प्लीमेंटेड बाई द एग्जीक्यूटिव इज एन अटैक ऑन जुडिशियल इंडिपेंडेंस। कि जुडिशरी को क्यों लगता है कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बना रही है वो उसके ऊपर अटैक है। सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ द अटैक अंडर चैलेंज इंक्लूड द रिडक्शन ऑफ द टेन्योर। इसमें देखो कुछ चैलेंज किए गए हैं, यहाँ पर ट्राइब्यूनल को लेकर के कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसमें बोला गया है कि अपॉइंटमेंट जो है वो मिनिमम 50 ईयर्स हो तभी अपॉइंट किया जाएगा। जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स हैं उनका टेन्योर भी 5 साल से 4 साल घटा दिया गया है। इसको लेकर के ही ये चैलेंज दिया गया था और इसी में सुप्रीम कोर्ट को लेकर के ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 11 से, यहाँ पर जो आर्टिकल है पेज नंबर 11 पे, एक सेकेंड, पेज नंबर 11 पे हमने डिस्कस किया। पेज नंबर 12 पे फर्स्ट जो आर्टिकल है वो कुशीनगर को लेकर के है। कुशीनगर का आप मैप देखिए, ये हमारा, ये कौन सा एरिया, ये बिहार है और ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर है कुशीनगर। ये जो कुशीनगर साइट है वो बुद्धिज्म साइट से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो अपना लास्ट जो स्पीच है भगवान बुद्ध ने वो इसी जगह दिया था। ओके, उसके बाद में भगवान बुद्ध जो है, यहाँ देखिए, महापरिनिर्वाणा और साल्वेशन उन्होंने अटेन कर लिया था। उनका जो लास्ट सरमन है वो यहीं पर डिलीवर्ड किया गया था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बुद्धिस्ट सर्किट बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि कुशीनगर को श्रीलंका, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, इन सब से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाए और बुद्धिस्ट सर्किट के सेंटर के रूप में कुशीनगर को डेवलप किया जाए। इसीलिए यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है ताकि डायरेक्टली लोग यहाँ पर आ सके और बुद्धिज्म को एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए, बुद्धिज्म की जो साइट्स हैं उनको व्यू करने के लिए लोग अगर आना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस एरिया में आ पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए,
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर के एक आरटीआई फाइल हुई। इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये मांगा गया कि एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में ये बोला गया था 12,000 साल पहले का हमारे इंडिया का जो कल्चर है उस कल्चर के बारे में स्टडी की जाएगी। लेकिन अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जब इस रिपोर्ट के बारे में बोला गया तो उन्होंने बोला कि अभी तक कोई रिपोर्ट ही सबमिट नहीं की गई है। आपका क्वेश्चन ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में आप सारे बेसिक फैक्ट्स बताओगे जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कल हमने डिस्कस किया कि चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड जो साउंड की स्पीड है उससे ज़्यादा हो, तो चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है, मना कर दिया है कि उन्होंने इसी तरीके की कोई भी मिसाइल को यूज़ नहीं किया है, नहीं बनाया है। यूएन ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया बांग्लादेश को लेकर की, आपके यहाँ पर जो भी माइनॉरिटी है ना उनके जो भी राइट्स हैं उनको सेव कीजिए। अभी नवरात्रि के दौरान ये देखा गया कि वहाँ पर जो माइनॉरिटी में हिंदूज़ हैं उनके ऊपर अटैक किए गए, तो इसी को लेकर के यूएन ने ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, म्यांमार में आपको पता है क्या प्रॉब्लम चल रही है और वहाँ पर 5,000 प्रोटेस्टेंट को रिलीज़ किया गया है, फ्री किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिजनेस पेज पर। इस आर्टिकल में सिर्फ इतना सा हमें ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, सीएनजी व्हीकल्स जो हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि फ्यूल का प्राइस बढ़ने की वजह से लोगों के ऊपर जो पॉकेट है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो रहा है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।